हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्किल एनहांसमेंट कोर्स क्रिएटिव राइटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 के लिए, या फिर जिनको 2 में भी लिया उनको भी काम आएगा ये। और सेमेस्टर 1 वालों के लिए स्पेशली है ये, और 2 में भी अगर आपने लिया तो उसके लिए भी सेम सिलेबस है। क्रिएटिव राइटिंग स्किल एनहांसमेंट कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनईपी के अकॉर्डिंग जो ये है, ठीक है। और बहुत क्लियरली आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये वन शॉट में आपका पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आप बार बार मैसेज करते हो कि ये पूरा है या फिर आधा है, बिकॉज मैंने कई सारे वीडियोस बना दिए हैं सेक और वैक के ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे चेक करोगे। मैक्सिमम मैंने सेक वैक का जो पॉपुलर जो ऑप्ट करते हैं लोग, वो मैंने कवर करा दिया है। बाकी जो बचे खुचे हैं वो अभी इस टाइम पे कवर कर दूंगा। एग्जाम जो आपका दिसंबर में है उससे पहले पहले सारा कवर कर दूंगा आपको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, नोट्स को प्रिपेयर करने में। एंड आप समझ सकते हो इसकी मेहनत के पीछे का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये है। एंड सबसे पहली बात कि पूरा पूरा सिलेबस कवर होगा यहाँ पे आपको वन शॉट में होगा। तो ये ध्यान रखना कि वन शॉट में होगा। तो अब जिसका आप खुद देख लो, इस सिलेबस में जो है चीज़ें अगर कवर करानी है 2 महीने में, 6 महीने में, और मैं यहाँ पे इस वीडियो में 1 महीने में, सॉरी इस वीडियो में 1 घंटे से कम में भी अगर कवर करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा। बट आई एम एश्योरिंग यू कि यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर आप इस वीडियो को देख के चले जाओगे तो आप अच्छे से नंबर ले आ पाओगे, पास तो बिल्कुल हो ही जाओगे। तो ये सब चीज़ कन्फ्यूजन है, बिल्कुल क्लियर कर लेना। एंड हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, लेकिन सारे चीज़ें कवर करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और पूरा सिलेबस भी मैंने इसलिए लिख दिया है बिकॉज कई लोगों को तो सिलेबस भी नहीं पता होता है कि मतलब उन्हें सिलेबस भी नहीं पता होता है कि क्या उनका सिलेबस है। इसलिए सिलेबस मैंने लिख दिया है। टोटल 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग है, फिर मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, इमेजिनेशन एंड राइटिंग एक्सेट्रा है। फिर उसके बाद क्राफ्ट ऑफ राइटिंग में फिगर ऑफ स्पीच है, वर्ड प्ले है, कैरेक्टर क्रिएशन है, ये सब चीज़ें हैं। सेकेंड यूनिट में आपको क्लोज रीडिंग है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग है। एंड लास्ट जो यूनिट थर्ड है आपका, उसमें स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग में प्री राइटिंग, राइटिंग, पोस्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें हैं। और क्रिएटिव राइटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पोएट्री होता है, फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, ड्रामा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग और मीडिया, जैसे कि फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, और भी चीज़ें होती हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप समझना है यहाँ पे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है एंड बिल्कुल आपकी लाइफ में स्किल ऐड करने वाला चीज़ है। तो इसको एज अ बर्डन मत लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है? तो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन दैट नर्चर इमेजिनेशन, encourages critical thinking and enhance communication skills. Through this process, writers create worlds, characters, and narratives that resonate with readers, fostering a deeper understanding of human experience. कहने का मतलब कि जो क्रिएटिव राइटिंग होता है ये एक पावरफुल फॉर्म होता है सेल्फ एक्सप्रेशन करने का। कोई भी व्यक्ति जो है क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द रिटन फॉर्म। उसी को हम लोग क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं। अगर आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हो रिटन फॉर्म में, तो उसको क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नॉन फिक्शन, फिक्शन, सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो हम आगे चलेंगे। और फिलहाल तो ये इंट्रोडक्शन आप समझ गए। और इसमें क्या होता है, राइटर्स जो है अपने वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं, कैरेक्टर्स, नैरेटिव सेट करते हैं, और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनता है इससे, ठीक है। कि किस चीज़ के बारे में आप कितना डीप सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसके एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसमें मीनिंग को समझते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की मीनिंग क्या होती है। क्रिएटिव राइटिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज इन एन इमेजिनेटिव एंड यूनिक वे। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है कि ये सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, मतलब आप एक्सप्रेस करते हो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को बहुत ही यूनिक तरीके से आप शेयर करते हो रिटर्न फॉर्म में। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग। अनलाइक एकेडमिक और टेक्निकल राइटिंग विच इज फोकस्ड ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, creative writing aims to entertain, evoke emotions, and engage the reader. It encompasses various forms such as fiction, poetry, drama, and non-fiction narratives. जैसे कि एकेडमिक राइटिंग में होता है, कुछ भी हम लोग लिखते हैं एकेडमिकली जो लिखते हैं उसमें हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन ही होती है, या फिर टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बट क्रिएटिव राइटिंग नॉट एकेडमिक राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में आप ज़्यादातर अपने इमोशंस को व्यक्त करते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। और यहाँ पे बेसिकली आप एक, या तो आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ लिख रहे हो, या फिर आप अपने इमोशंस को मतलब व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। किसी भी तरह से रीडर को आप इंगेज कर रहे हो जिस भी चीज़ों में लिख रहे हो। ये एक मोर और मतलब ये बहुत क्रिएटिविटी वाली चीज़ें होती हैं। आप फ्रीडम आपके पास होता है, कुछ भी आप जो भी थॉट्स हैं उसको आप एक्सप्रेस करो, लिखो, इंटरटेन करो, जो भी करना है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक आप इन चीज़ों को करते हो
ठीक है। इट इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स। अब क्रिएटिव राइटिंग के कई फॉर्म्स होते हैं, पोएट्री, ड्रामा और नॉन फिक्शन नैरेटिव्स, समझ गए आप। तो जो भी पोएट्री करते हैं, पोएट्री भले ही हम लोग पढ़ते हैं उन चीज़ों को, बट जो पोएट होता है उसने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया होता है। जो भी आपने पोएट्री पढ़ी होंगी इंग्लिश में अपने क्लास 12th में या फिर 10th में, या फिर अभी भी अगर आपने इंग्लिश वगैरह ले रखा है तो आपके पास कोई पोएट्री या फिर फिक्शन का सेक्शन होगा। तो आप जो भी पोएट्री पढ़ते हो वो पोएट्री किसी ने ऐसे नहीं बनाया था कि वो पढ़ाई में शामिल किया जा सके। वो पोएट्री क्या हो रहा है, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। पोएट उस जमाने में जो भी पोएट थे उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे, उन्होंने पोएट्री बनाई। हम आज उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें उसे पढ़ना पड़ रहा है और हम उन चीज़ों से समझ रहे हैं कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती थी। उस टाइम की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रही है उस पोएट्री से, या फिर उस थॉट्स एक्सप्रेशन को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में पोएट्री या फिर जो फिक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग के ही फॉर्म होते हैं, जहाँ पे जो ऑथर्स होते हैं वो अपने अंदर के जो भी एक्सप्रेशन थॉट्स होते हैं या फिर जो भी उनकी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, वो रिटन फॉर्म में लिखते हैं और उसी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फिक्शन हो गया, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, और नॉन फिक्शन नैरेटिव्स भी क्रिएटिव राइटिंग के फॉर्म्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सेल्फ एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्रिएटिव राइटिंग करने से आपके अंदर का जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो बाहर आएगा। आप जो भी चीज़ अपने बारे में जानते हो, समझते हो, उसको आप एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, समझ जाओगे। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो तो आप अपने अंदर के सेल्फ को जान पाओगे, आप एक्सप्रेस कर पाओगे, तो सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब बढ़िया हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑथेंटिकली। इट अलाउज राइटर्स टू एक्सप्लोर देयर थॉट्स एंड इमोशंस, फॉस्टरिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। समझ गए। मतलब क्रिएटिव राइटिंग एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने इंडिविजुअली थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो ऑथेंटिकली। यहाँ पे आप बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, लिख सकते हो। एंड एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपका खुद के से, आपका ओन सेल्फ से आपका एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। It encourages the development of imaginative thinking. Writers have the freedom to create words, characters, and scenarios, fostering creativity and originality. मतलब क्रिएटिव राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि मतलब आपके अंदर ये एक क्या लाएगा, इमेजिनेशन पावर को भी इन्हेंस करेगा और आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी। आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो पाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे सोच के लिखना है, आपको और क्रिएटिविटी आपके अंदर की आ पाएगी। ऊपर से आपकी इमेजिनेशन, क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। सोचने वक्त आप जितना ज़्यादा सोचोगे उस चीज़ के बारे में तो आपकी इमेजिनेशन पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। आप चीज़ों को मतलब जो भी वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिनेरियोज जो आप इमेजिन करोगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका, अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो। बिकॉज जो राइटर्स होते हैं वो उनके दिमाग में वो सीन बन जाता है और उसको वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड इंपॉर्टेंस ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इमेजिनेशन पावर हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर जाएगी और इससे आप एक मोर जो है फ्रीडम ऑफ आपके पास रहेगा कि आप कुछ और एक्स्ट्रा सोच सकते हो। एंड काफ़ी आपके अंदर ये टैलेंट बढ़िया हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छे से इन्हेंस होगा, बिकॉज क्रिएटिव राइटिंग में लिखना पड़ता है और कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे भी वो लागू होता है कि राइटर्स लर्न टू कन्वे आइडियाज इफेक्टिवली, एम्प्लॉइंग विविड डिस्क्रिप्शंस एंड कंपेलिंग नैरेटिव्स टू कैप्टिवेट देयर ऑडियंस। और क्योंकि आप अपना जो भी एक्सप्रेशन है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो आप कन्वे कर रहे हो सामने वाले को, चाहे वो रिटन फॉर्म में ही कर रहे हो, बट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप कैसे लिखोगे, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किस टाइप से लिख रहे हो, क्या वर्ड प्ले होने वाला है, तो ये सब काफ़ी मैटर करता है। बिकॉज वर्ड्स से इमोशंस बदल जाते हैं, अलग वर्ड्स के अलग अलग इमोशंस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो आपका स्किल इन्हेंस हो जाएगा, कम्युनिकेशन इन्हेंस हो जाएगा, बिकॉज आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। थ्रू ए क्रिएशन ऑफ डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, राइटर्स डेवलप एम्पैथी and understanding of different perspectives. This contribute to a more inclusive and compassionate world view. अब क्योंकि राइटर्स जो होते हैं वो डाइवर्स कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को समझते हैं। अब अगर कोई राइटर है, कोई क्रिएटिव राइटर है, तो वो कई सारे नैरेटिव्स, कई सारे कैरेक्टर्स से को देखा होगा, उन चीज़ों को समझा होगा। अब एग्जांपल ले लो, कोई फिल्म में ही देख लो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर है या फिर फिल्म का वो राइटर है, तो उनने कई सारे स्क्रिप्ट्स लिखी होंगी, कई सारे लोगों से मिले होंगे, तो अलग अलग लोगों की पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता है, डाइवर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग सिचुएशंस में आप जाके काम करते हो या फिर लिखते हो। तो सारी चीज़ें जो आपके अंदर क्या है, एक डीपर सेंस लाती है, आप एक एम्पैथी डेवलप करते हो अपने अंदर, और इससे आप अदर लोगों के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हो। बिकॉज सभी आप ही लोगों की तरह है नहीं, एवरीवन इज नॉट द सेम, हर लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग नेचर होता है।
तो उनको समझ के आप एक अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी का आपके अंदर जो भावना होता है वो व्यक्त होगा, जिससे कि आप एक और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाओगे लोग, क्योंकि अगर आप रिजिड हो तो फिर कहीं आपका फिर वो एक इंक्लूसिविटी नहीं हो पाएगी। अगर आप इन चीज़ों में हो तो आप लोगों को समझ रहे हो, अलग अलग लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स की, उनके पर्सपेक्टिव की, तो फिर यहाँ एक आप अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हो, एक और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बना रहे हो, जिससे कि सभी लोग कंफर्टेबल हो एंड रिस्पेक्टफुल सभी के लिए हो। तो ये भी एक सेंस डेवलप होगा अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट। एंड ये तो सबको पता है कि कोई भी फिल्म हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी क्रिएटिव हो, कुछ भी ऐसा इंटरटेनमेंट का सोर्स जो है वो क्रिएटिव राइटिंग हो जाता है, वेदर थ्रू नॉवेल्स या फिर शॉर्ट स्टोरीज या फिर पोएम्स। इट अलाउज रीडर टू एस्केप रियलिटी एंड इमर्स देमसेल्फ इन द रिचनेस ऑफ लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग। कोई भी कहानी पढ़ते हो आप तो आपको काफ़ी इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट होता है। कई सारे नॉवेल्स पढ़ते हैं लोग, मतलब आपने नहीं पढ़े होंगे या फिर 10th 12th में तो पढ़े होंगे, वो आपने एकेडमिकली पढ़ा था, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे लोग जो है अभी कॉलेज टाइम में बहुत सारे लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के नॉवेल्स पढ़ते हैं। खास तौर पे मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को प्रेफर करती हैं, नॉवेल्स वगैरह उनका चलते रहता है। तो ये जस्ट एग्जांपल मैं दिया हूँ कि ये आपके इंटरटेनमेंट का सोर्स भी होता है, जो भी नॉवेल्स हो गए या फिर क्रिएटिव राइटिंग हो गई, पोएट्री हो गई, पोएम हो गए, तो आपके इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट का भी सोर्स होता है ये। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनेशन इन क्रिएटिव राइटिंग। तो इमेजिनेशन कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अनलिशिंग क्रिएटिविटी, जो कि की एलिमेंट है। इमेजिनेशन इज द बैकबोन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इनेबलिंग द राइटर्स टू इन्वेंट वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड सिनेरियोज। मतलब इमेजिनेशन जो है वो सबसे बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ढंग से तो फिर मतलब एक अलग ही दुनिया यहाँ पे बन जाती है। और राइटर्स क्रिएटिव राइटिंग के लिए तो सबसे बैकबोन है, बिकॉज आपको अलग अलग सिनेरियोज इमेजिन करना है, नए नए इमेजिनेशंस को आपको डेवलप करना है, तभी तो आप उसको अपने वो रिटन वर्ड में डाल पाओगे। एक ही बारी तो बारी बारी एक ही चीज़ को तो डालोगे नहीं, आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, हर बारी नया चीज़ सोचना पड़ेगा, नई चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको इमेजिनेशन क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे जो राइटर्स होते हैं वो नए नए वर्ड्स को इन्वेंट करते हैं, अलग दुनिया, अलग कैरेक्टर, अलग सिनेरियो को इमेजिन करते हैं वो और उसको लिखते हैं। राइटर्स ड्रॉ ऑन देयर इमेजिनेटिव फैकल्टीज टू कंसीव यूनिक प्लॉट, कैरेक्टर एंड सेटिंग देयर एंड सेटिंग्स डेट कैप्टिवेट रीडर्स। और इस टाइप के वो प्लॉट, कैरेक्टर और यूनिक चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, जिससे कि रीडर्स को भी अच्छा लगे देखने में, उन्हें भी इंटरेस्टिंग सा लगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें एक्सप्लोरिंग द अनसीन। क्रिएटिव राइटिंग encourages writers to explore the realms of unseen and unconventional. It invites them to push the boundaries of reality and venture into the realm of fantasy, science fiction और magical realism. आपने कई बार देखा होगा, कई सारी मूवीज में देखा होगा कैसे अनरियलिस्टिक चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, या फिर आपने आपके सोच से परे कई चीज़ें दिख जाती हैं वहाँ पे, कई सीन्स, ऐसे सिनेरियोज, कई चीज़ें दिख जाती हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं की होती हैं। तो ये सब इमेजिनेशन कहाँ से आता है? ये सब एक क्रिएटिव राइटर के अंदर इन चीज़ों को सोचना होता है, ऐसी चीज़ों को उन्हें सोचना होता है जो कि अनसीन हो, अनइमेजिन्ड हो, जिससे आज तक किसी ने सोचा ना हो, जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो। उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना होता है क्रिएटिव राइटर को, एंड वो करते हैं एक्सप्लोर। एंड वो इस वर्ल्ड से बियॉन्ड जाके सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उसको इस राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फैंटेसी हो गया, साइंस फिक्शन हो गया और मैजिकल चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटाफर एंड सिंबलिज्म। इमेजिनेशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द यूज ऑफ मेटाफर एंड सिंबलिज्म। राइटर्स यूज दिस टूल्स टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इमोशंस एंड थीम्स इन अ वे दैट रिजोनेट्स द रीडर्स ऑन अ डीपर लेवल। तो कई सारे लिटरेरी डिवाइसेज जैसे कि मेटाफर हो गया, इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि इमोशंस को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जाए और जो ऑडियंस है वो अच्छे तरीके से समझ पाए डीपर लेवल पे। सिम्बॉल्स का भी यूज़ होता है और मेटाफर्स जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट। क्रिएटर्स प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म्स वेयर राइटर्स कैन creative writing provides a platform where writers can explore unconventional ideas and fostering innovation। और यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि राइटर्स जो है वो मतलब एक अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं और इनोवेटिव चीज़ों भी जो लाते हैं। मैंने कई बार बता ही दिया उन चीज़ों को कि मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड जाके सोचना, अन इमेजिन चीज़ों को सोचना, अनसीन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ थॉट होता है, जिससे आप कुछ भी सोच सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखते हो। इमोशनल रिजोनेंस। इमेजिनेशन अलाउज राइटर्स टू कन्वे इमोशंस, मेकिंग द वर्क रिलेटेबल एंड इम्पैक्टफुल। और यहाँ पे इमोशंस को भी अच्छे से समझना होता है, एंड राइटर्स जो होते हैं वो अपने इमोशंस को ऐसे कन्वे कराते हैं थ्रू देयर वर्क, जिससे कि आप उसको समझ पाओ, आप रिलेट कर पाओ और आपके ऊपर इम्पैक्ट करे वो। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें प्री राइटिंग होता है। तो प्री राइटिंग में क्या होता है, सबसे पहले आइडिएटेशन होता है, मतलब सबसे पहले तो आपको आइडिया, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि ये क्रिएटिव राइटिंग का प्रोसेस समझने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला फेज होता है प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले वाला स्टेज, मतलब राइटिंग करने से पहले वाला स्टेज होता है, जिसमें क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है आइडिएशन, मतलब आपको पहले तो आइडिया जनरेट करना होगा कि किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हो। फिर जैसे ही आप आइडिया जनरेट कर ली कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में लिखना चाहता हूँ, उसके बाद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होंगी इसमें इंक्लूडेड, एक आउटलाइन से बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको ये थॉट्स को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड हो गया प्लानिंग। तो मतलब कि प्री राइटिंग वाले स्टेज में दो चीज़ें होती हैं, आइडिया जनरेट करना और उसके बाद उसको प्लान आउट करना कि कैसे करना है, एक आउटलाइन से डेवलप करना, स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा स्टेज होता है राइटिंग स्टेज। अब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, प्लानिंग कर लिया आपने कैसे करना है, तो फिर आपका रिटन स्टेज आएगा जिसमें आप लिखोगे उस चीज़ के बारे में, जिसमें जो भी आइडिया आपने सोची, जो भी प्लानिंग आपने करी, उसको आप लिखोगे। और उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग, पुटिंग आइडियाज इनटू वर्ड्स, फोकसिंग ऑन फ्लो एंड क्रिएटिविटी रेदर देन परफेक्शन। आप कुछ भी लिखोगे, आपको यहाँ पे परफेक्शन का नहीं सोचना होता है, बस आपको जो भी आपने आइडियाज बनाई थी, जो भी प्लानिंग करी थी, उसको यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, फ्लो पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं फोकस करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। फिर जैसे ही आपने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया बना करके, लिख करके, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना होता है, मतलब उसको रिफाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द इनिशियल ड्राफ्ट, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड कोहेरेंस। इन सब चीज़ों को देखना होता है कि हाँ सही से, मतलब आपको एक बार चेक कर लेना पड़ता है कि स्ट्रक्चर तो सही है या नहीं, लैंग्वेज सही है या नहीं, क्या उसका टोन और कोहेरेंस है वो सब सही है या नहीं, इन चीज़ों को चेक करना है। अब ये हो गया राइटिंग स्टेज कंप्लीट, आपका सब चेक भी कर लिया आपने। और लास्ट स्टेज होता है पोस्ट राइटिंग स्टेज, जिसमें एडिटिंग होता है। अब आपने सब चेक कर लिया, आप फिर एडिटिंग में आप फोकस करोगे ग्रामर, स्पेलिंग, स्टाइल, इन सब चीज़ों को देखोगे कि गलत तो नहीं है, क्या स्टाइल सही होना चाहिए या नहीं, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है कहीं, इन सब चीज़ों को देखोगे। और दूसरा फीडबैक भी लोगे आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लोगे अभी इनको, कि लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने मेंटोर से, या फिर किसी से भी जो आपके आसपास में लोग होंगे, उनसे फीडबैक लोगे आप। और उसके बाद फिर अगर उसमें कुछ ज़रूरत होगी तो आप एडिट करोगे, और ठीक है। तो ये आपका राइटिंग का स्टेज हो गया। टिप्स क्या है इफेक्टिव राइटिंग के, सबसे पहला रीड वाइडली, एक्सपोजर टू वेरियस जनर्स एंड स्टाइल्स इनहेंस क्रिएटिविटी। आपको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है तो उस जितना ज़्यादा हो सके उतना रीड किया होगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, अलग अलग वेरियस वेरियस जॉनर की किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, अलग अलग फील्ड की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आइडिया होगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की मुझे आइडियाज़ होंगे, मुझे पता चलेगा कि कैसे बुक लिखते हैं लोग, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाऊंगा। तो वही है, क्रिएटिव राइटर्स जो भी होते हैं उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पढ़े, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, मतलब नॉलेज इन द सेंस कि मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एकेडमिक राइटिंग तो है नहीं, बट फिर भी कुछ भी लिखना है तो आपको थोड़ा बहुत तो, आपकी क्रिएटिविटी कैसे आएगी, जन्म से ही कोई क्रिएटिव तो होता नहीं है, तो क्रिएटिविटी को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी वो आता है। तो उसके लिए आपको कंटेंट तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, चीज़ें जो भी है वो रीड करनी पड़ेंगी, जिससे आप समझ पाओगे और उसमें आप अपने दिमाग लगा के क्रिएटिविटी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, वही चीज़ है, डेली लाइफ से आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपके हो रहे हैं उससे आप चीज़ें ऑब्जर्व करो और उसको फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे खुद की मैं एग्जांपल अपने लूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट नेचर का हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बाकी, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ आपको, मेट्रो का एग्जांपल ले लो। बहुत सारे लोग जो है मेट्रो में आजकल जो भी ट्रेवल करते हैं, सबको पता होगा कि सब अपने ईयरफोन्स लगाए होते हैं, ईयरबड्स लगाए होते हैं, ट्रेवल करते हैं, कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट मेरा पता नहीं क्यों ऐसा है कि मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, आइदर फ्रॉम मेट्रो या फिर कहीं भी घूमने भी जा रहा हूँ कहीं, या फिर ऐसे भी कभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ उस प्लेस को, उस ट्रैवलिंग जर्नी को मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या प्लेसेस हैं, नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ। rather than using mobile, I prefer to explore, to observe कि what people are doing and what is this place and ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इससे मैं बहुत चीज़ें समझ पाता हूँ, जान पाता हूँ उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये मेरा अपना नेचर है, अब ये डिफरेंट कर सकता है लोगों से बिल्कुल ज़्यादा। तो मैं बस ये आपको अपना बता रहा था छोटा सा एक्सपीरियंस। तो वही यहाँ पे है कि अगर मैं कुछ क्रिएटिव राइटिंग करूँगा तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेंट नेचर का हूँ। तो उसी तरह क्रिएटिव राइटर्स को भी ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, जिससे कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे डेली लाइफ से लेके, जिससे कि वहाँ पे वो सोचने की, समझने की शक्ति वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो वहाँ से वो क्रिएटिविटी ढूंढ पाएंगे वो, ठीक है।
और फाइनल है रिवीजन इज द की। जितना ज़्यादा रिवाइज करो ड्राफ्ट को, जितनी जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो या फिर उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड प्ले और कैरेक्टर क्रिएशन होता है। तो क्राफ्ट ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स द डेलिब्रेट एंड स्किल्ड यूजेस ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इंगेजिंग एंड मेमोरेबल स्टोरीज। Figure of speech, word play, and character creation are essential elements that, when mastered, contribute to richness and depth of writers' work. Through these techniques, writers can captivate readers and bring their narratives to life. तो मतलब जो भी राइटिंग है उसमें फिगर ऑफ स्पीच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ड प्ले, कैसे वर्ड को आप चूज़ कर रहे हो, किस टाइप से आप कैरेक्टर्स को चूज़ कर रहे हो और कैरेक्टर्स को क्रिएट कर रहे हो, ये सब काफ़ी मायने रखता है। तभी कोई स्टोरी जो है वो काफ़ी इंगेजिंग और अच्छी बन पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ड प्ले, कैरेक्टर क्रिएशन, ये सब चीज़ें ध्यान, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टोरीज को बनाने में, एक अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने में। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे अभी। तो देखते हैं, पहला है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच सबको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10 12 में पढ़ा होगा आपने। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? आर लिंग्विस्टिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस दैट एड डेप्थ एंड मीनिंग टू राइटिंग बाय डेविएटिंग फ्रॉम द यूजुअल और लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये ऐसे डिवाइसेस होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं ये, जहाँ से हम थोड़ा सा ये इनको, हम ये नॉर्मल वर्ड से अलग होते हैं और जो भी टेक्स्ट होती है उसके मीनिंग को थोड़ा सा ये इन्हेंस करते हैं, थोड़ा उसमें डेप्थ लाते हैं और डेविएट करते हैं यूजुअल वर्ड से। ठीक है, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच का? तो इंपॉर्टेंस में होता है एक्सप्रेसिवनेस। फिगर ऑफ स्पीच मेक द लैंग्वेज मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव, अलाउइंग राइटर्स टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन ए मोर इंगेजिंग मैनर। मतलब ज़्यादा इसमें एक्सप्रेसिवनेस होता है इस वर्ड्स में, जिससे कि जो भी राइटर्स होता है वो इसको यूज़ करते हैं और इससे ज़्यादा इंगेजिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा विविड और एक्सप्रेसिव होता है ये। ठीक है, दूसरी बात, इम्पैसिस, दे हेल्प इम्फेसाइज की पॉइंट्स, मेकिंग राइटिंग मोर मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैसिस प्रोवाइड करता है कि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है बेसिकली। तो इससे क्या होगा कि वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल लगेंगे आपको। इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच सच एज मेटाफर्स एंड सिम्बलीज क्रिएट विविड मेंटल इमेजेस, इनहेंसिंग रीडर्स एक्सपीरियंस। तो कई बार जो है ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, आप जैसे ही ये इमेजरी क्रिएट करते हैं जिससे कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो रीडर्स उसको रीड कर रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स। तो फिगर स्पीच के टाइप्स देख लेते हैं। सिमली, सिमली सबको पता है कि सिमली होता है किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और उसके बीच में लाइक वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, उसी को सिमली बोलते हैं। जैसे कि एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। या फिर ओके, तो यहाँ पे एज लाइक और एज दो चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं किसी भी तो वो सिमली वहाँ पे उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लायन को हमने ऐसे किया, एज ब्रेव एज लायन। तो यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है कि किसी को आप कह रहे हो कि वो लायन की तरह बहादुर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लायन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं, सी इज़ प्रिटी लाइक बारबी, ऐसे करके हम डाल दे तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो एज और लाइक से अगर कंपेयर कर रहा है कोई भी तो दो चीज़ों को, तो उसको हम लोग सिमली बोलते हैं। ठीक है, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड थिंग्स का। जैसे कि टाइम इज ए थीफ, टाइम अलग चीज़ है, थीफ अलग चीज़ है, दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे। तो ये अनरिलेटेड थिंग्स है बट इनका कंपैरिजन कर दिए हम, तो इसको मेटाफोर बोल रहे हैं। पर्सनिफिकेशन किसको बोलते हैं? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन इंटिटीज, जैसे कि द विंड्स विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो अब यहाँ पे आप कैसे कंपेयर करें नॉन ह्यूमन इंटिटीज को ह्यूमन क्वालिटीज से? आप ये कर रहे हो। विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब क्या होता है? विस्पर्ड मतलब कुछ बोलना धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप, ये ह्यूमन नेचर है कुछ धीरे से बोलना, विस्परिंग करना। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया इसको, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो ये यहाँ पे पर्सनिफाई कर रहा है। तो समझ गए आप, ह्यूमन क्वांटिटीज को नॉन ह्यूमन एंटिटीज से कंपेयर करने को हम लोग पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। हाइपरबोल उसको बोलते हैं एग्जैगरेटिंग फॉर एम्फेसिस, कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति कर देना, उसको हाइपर बोलते हैं। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही बार आपको बोल चुका हूँ इसके लिए। किसी भी चीज़ को एग्जैगरेट करना, ज़्यादा जोर देना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। ठीक है, और एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कांस्टेंट साउंड्स इन ए क्लोज प्रोक्सिमिटी। जैसे कि पीटर पाइपर पिक द पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पे पी 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 कितना रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो उसी तरह एलिट्रेशन का मतलब जो भी होता है
पहला इनिशियल कांस्टेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा हो तो उसको इलेक्ट्रेशन बोलते हैं। तो बाकी तो आपको पता होगा इसके बारे में, और नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप वर्ड प्ले देखते हैं। वर्ड प्ले क्या होता है? वर्ड प्ले इन्वॉल्व्स यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली टू प्रोड्यूस ह्यूमर, डबल मीनिंग्स और क्लेवर एसोसिएशंस। तो समझ गए होंगे आप इस वर्ड प्ले, वर्ड इसके टाइटल से ही समझ रहे हो कि वर्ड के साथ प्ले करना जिससे कि ह्यूमर आए, डबल मीनिंग्स और कुछ क्लेवर एसोसिएशंस, जिससे कि राइटर तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन पाए, जो भी टेक्स्ट आप डाल रहे हो वो इंटरेस्टिंग हो पाए और राइटर्स को भी मजा आए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एंगेजमेंट। सबसे बड़ी बात एंगेजमेंट बनाना है हमें, क्योंकि वर्ड प्ले से आप रीडर के अटेंशन को ग्रैब करोगे और वो इंगेज करेगा आपके राइटिंग में। मेमोरेबिलिटी, प्लेफुल लैंग्वेज कैन मेक ए पीस मोर मेमोरेबल एंड एंजॉयबल, और इससे मेमोरेबल हो जाएगा। अच्छे वर्ड्स और प्लेफुल वर्ड्स का चॉइसेस करने पे थोड़ा सा मेमोरेबल हो जाएगा वो, ठीक है, और इंजॉयबल भी हो जाएगा, जिससे कि इंजॉय करेंगे रीडर्स। वर्सेटिलिटी, इट अलाउस राइटर्स टू एक्सप्लोर द मल्टीपल मीनिंग्स एंड नॉसेंसेस ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पन्स, तो ये सब है वर्ड प्ले के टाइप्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। पन्स, पन्स क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स और साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब जैसे कि उसका मीनिंग तो डिफरेंट है, फिर साउंड और सिमिलर है बट उसके डिफरेंट मीनिंग्स है। अब देखो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि देखो, आई यूज टू बी ए बेकर बट आई कुडंट मेक एनफ डो। तो ये हो गया पन। पंस इसको बोलते हैं, मतलब वो बेकर हुआ करता था बट वो डॉ नहीं, गुथ नहीं पाता था आटा को, बताओ। तो ये किस काम का बेकर है? मतलब वो बेकर भी है और वो डॉ भी नहीं बना पाता है। तो ऐसे कंट्रास्टिव थिंग्स को हम लोग पंस बोलते हैं। अब जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। आई एम सो गुड एट स्लीपिंग डेट आई कैन डू इट विथ माई आईज क्लोज। अब इसमें ये बताओ, ये कैसा वर्ड है? अब खुद समझ रहे हो आप कि कितना कॉन्ट्ररी है। आई एम सो गुड एट स्लीपिंग, आई कैन डू इट विथ माई आईज क्लोज। तो भाई बंद आंखों से ही सोते हैं कोई, इसमें गुड होने की कौन सी बड़ी बात है? तो मतलब एक तरह से ये कॉन्ट्ररी कर रहा है। तो वही है, मतलब समझ रहे हो ना, प्ले ऑन वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स और साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब डबल एंटर्ड रे, इसको क्या बोलते हैं? ए फ्रेज विद डबल मीनिंग, ऑफन वन ऑफ देम बीइंग सजेस्टिव और रिस्क। एग्जांपल, सी इज कुकिंग विथ गैस कैन मीन बोथ एफिशिएंटली और यूजिंग ए गैस स्टोव। मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स है। सी इज कुकिंग विथ ए गैस, इसका ये भी मतलब समझ सकते हो कि वो गैस स्टोव पे कुक कर रही है, या फिर ये भी मतलब हो सकता है कि सी इज कुकिंग विथ ए गैस मतलब कि वो इफिशिएंटली बना रही है। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग डबल एंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे है मैलाप्रोपिज्म, द यूज ऑफ ए वर्ड इनकरेक्टली इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड ऑफन विथ ए ह्यूमरस रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई एक्सीडेंटली पुट सॉल्ट इन माई कॉफी इंस्टेड ऑफ सुगर, इट टर्न इन टू मग ऑफ असॉल्ट। तो यहाँ पे कैसे इस वर्ड को इनकरेक्टली पुट किया गया एंड फिर उसको एक अलग वर्ड बनाया गया। जैसे कि आई एक्सीडेंटली पुट सॉल्ट इन माई कॉफी इंस्टेड ऑफ सुगर, इट टर्न इन टू मग ऑफ असॉल्ट। सॉल्ट और असॉल्ट ये दोनों वर्ड्स को सिमिलर कर दिया गया, और यही हो गया आपका इनकरेक्टली वर्ड का यूज करके और एक नया वर्ड सिमिलर बना देना, सिमिलर साउंडिंग वर्ड को बना देना, जिससे कि ह्यूमरस थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स मतलब होता है रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए वर्ड टू क्रिएट ए न्यू वर्ड और फ्रेज। जैसे कि एस्ट्रोनॉमर कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म मून स्टारर। अब एस्ट्रोनॉमर वर्ड्स में हम इसको हम रीअरेंज कर लिए और मून स्टारर बना दिए, ठीक है, तो इसको एनाग्राम्स बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कैरेक्टर क्रिएशन। कैरेक्टर क्रिएशन में कैसे कोई भी कैरेक्टर, जो भी आप स्क्रिप्ट देखते हो किसी चीज़ का, मूवी का या फिर कोई भी रिटन, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स कई बार देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम कैरेक्टर्स को बनाते हैं उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग बिलीवेबल कैरेक्टर, सबसे पहले तो आपको जो कैरेक्टर बनाना है उसमें आपको बिलीवेबल कैरेक्टर्स बनाने हैं कि वो विश्वास योग्य हो। ऐसा नहीं हो कि अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स आप बना रहे हो। तो सबसे पहले उसमें आपको ध्यान देना है फिजिकल ट्रेट्स, मतलब आपको उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करना है, एज को डिस्क्राइब करना है, उसकी यूनिक फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जाना है तो उसको आपको कैरेक्टर ट्रेट को डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है आपको। और फिर उसके बाद एक बैक स्टोरी, उसके बैक स्टोरी एक बनानी पड़ेगी आपको, प्रोवाइडिंग ए हिस्ट्री दैट शेप्स द कैरेक्टर्स आइडेंटिटी एंड मोटिवेशन। किसी भी कैरेक्टर को आप एंटर करते हो तो एक बैक स्टोरी उसकी बनानी पड़ती है, तब फिर उसकी एंट्री होती है। फिर है कैरेक्टर आर्क। तो कैरेक्टर आर्क में क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर एंड स्टेब्लिशिंग देयर नॉर्मेलिसी। और फिर कन्फ्लिक्ट होता है, प्रेजेंटिंग चैलेंजेस दैट फोर्स द कैरेक्टर्स टू चेंज और ग्रो। एंड फिर लास्ट में रिजोल्यूशन होता है, शोइंग हाउ द कैरेक्टर ओवरकम चैलेंजेस एंड इवॉल्व्स। तो सबसे पहले तो
कैरेक्टर बनाने के लिए आपको उसके फिजिकल ट्रेट्स को डिस्क्राइब करना हो, ऐसे कि एज, यूनिक फीचर्स और अपीयरेंस। फिर उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स को, जैसे कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, उसको डिस्क्राइब करो, डिफाइन करो। फिर एक बैक स्टोरी बनाओ और जिससे कि उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हो कि हाँ वो क्या है, नहीं है, और किस मोटिवेशन, क्या है उसका मोटिवेशन है, तो बैक स्टोरी बना दो। फिर उसके बाद उस कैरेक्टर की एंट्री कराओ जिसमें उसका इंट्रोडक्शन हो और उसको फिर नॉर्मलाइज करो। फिर उसके बाद उस कैरेक्टर को किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा दो, ठीक है, और जिससे कि वो चैलेंज हो जाए चेंज करने के लिए और ग्रो करने के लिए। और फिर उसको ये दिखाओ कि कैसे उस चैलेंज को उसने ओवरकम किया और उसको इवॉल्व किया। तो इस तरह से पूरा सीन क्रिएट होता है, ठीक है। अब उसके बीच में हम डायलॉग्स एंड वॉइस डालते हैं, क्राफ्टिंग ऑथेंटिक एंड डिस्टिंक्टिव स्पीच फॉर ईच कैरेक्टर। वॉइस में डेवलपिंग यूनिक नैरेटिव वॉइस दैट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर पर्सनैलिटी। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि किसी ने हीरो का एक अलग डायलॉग होता है जो फेमस हो गया होता है, फिर उसकी अलग, मतलब किसी किसी हीरो ही नहीं, कई सारे सीरियल्स में भी आपने देखा होंगे या फिर सीरीज में भी, कि एक पर्टिकुलर बंदा होता है, उसका एक पर्टिकुलर टोन या फिर उसकी एक पर्टिकुलर वर्ड होती है, वो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर देती है कि वो ऐसे ही बोलता है वो। तो उस टाइप की चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं जिससे कि एक आइडेंटिटी सेट हो जाए, पर्सनैलिटी सेट हो जाए उस कैरेक्टर की। तो उसमें ये वॉइस और डायलॉग्स डालते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कैरेक्टर बनाने का? वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ए कॉम्पेलिंग नैरेटिव। रीडर्स कनेक्ट मोर डीपली व्हेन कैरेक्टर्स फील रियल एंड रिलेटेबल। तो कैरेक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि किसी भी नैरेटिव्स में हम अगर कैरेक्टर डालते हैं और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर होगा तो काफ़ी कंपेलिंग होगा और रीडर को कनेक्ट कर पाएगा और बहुत रिलेटेबल फील करेंगे वो और रियल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन जेके रॉलिंग्स हैरी पॉटर सीरीज द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हैरी, हारमोइन एंड रॉन showcases the importance of growth, friendship and facing challenges. The craft of writing includes मास्टरिंग लिंग्विस्टिक बोथ टूल्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया कैसे हैरी पॉटर में बताया गया है, यहाँ पे उनके कैरेक्टर को कैसे चैलेंजिंग था, ग्रोथ था, फ्रेंडशिप था, सब चीज़ें थी वहाँ पे। तो काफ़ी रियल लगा और लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसे, सभी लोगों ने देखा ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग क्या होती है? Close reading is a methodological and thoughtful analysis of a text that involves a deep examination of its various elements, aiming to uncover layers of meaning and nonsense. It goes beyond surface comprehension, requiring readers to scrutinize the language, structure, and literary devices employed by the author. क्लोज रीडिंग का ओवरऑल मोटा मोटी यही मतलब है कि अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। अब उसकी डिफिनेशंस को आप पढ़ सकते हो, डिफिनेशन भी अच्छे से समझा देता हूँ। मतलब कि क्लोज रीडिंग एक मेथोलॉजिकल और थॉटफुल एनालिसिस होता है किसी भी टेक्स्ट को, जिसमें हम उसको डीप एग्जामिनेशन करते हैं, उसके वेरियस एलिमेंट्स को अनकवर करते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से दूर जाके ये चीज़ें होती हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं लैंग्वेज को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस को जो ऑथर कन्वे करना चाहता हो। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया क्लोज रीडिंग का। और मोटे तौर पर बोले तो अच्छे से पढ़ना। अब क्या की कंपोनेंट है क्लोज रीडिंग के, उसको देखते हैं। सबसे पहले टेक्सचुअल एविडेंस। क्लोज रीडिंग रिलाइज ऑन एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट इंटरप्रिटेशंस। कोटेशंस एंड स्पेसिफिक रेफरेंसेस आर क्रूशियल इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। तो क्लोज रीडिंग में एक टेक्सचुअल एविडेंस होता है जिसको कोटेशंस यूज करके हम यूज करते हैं, तो जहाँ पे दिखाता है क्लियरली कि जो एविडेंस है वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, जो भी टेक्स्ट है वहाँ पे। Language and diction. Examining the author's word choices and diction provides the insights into tone, mood, and author's intentions, considering connotations, denotations, and the overall linguistic style. तो क्लोज रीडिंग करते टाइम आपको ये देखना है कि जो क्या है लैंग्वेज ऑथर का, क्या ऑथर जो है बताना चाह रहा है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है, उसके मूड को, उसके टोन को, उसके स्टाइल को, ये समझने की कोशिश करना है आपको क्लोज रीडिंग करते टाइम। Structure and organization. Analyze the arrangement of elements in the text such as chapters, paragraphs, sentences. Note any patterns, shifts or repetitions that contribute to overall meaning. क्लोज रीडिंग करते टाइम आपको कैरेक्टर, मतलब स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि क्या टेक्स्ट की क्या फॉर्मेट है, कहाँ पे कैसे पैराग्राफ कई बार आ रहा है, या फिर टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट चल रहा है, उसको आपको नोट डाउन करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि क्या ऑथर कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है इस टेक्स्ट को। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। थीम्स एंड मोटिव्स. Identify recurring themes, motifs, or symbols that contribute to narrator's deeper meaning. These elements often carry symbolic significance or contribute to the story's overall message. आपको जो भी टेक्स्ट है उसको आप क्लोज रीडिंग करते टाइम आपको उसको थीम को समझना पड़ेगा कि ऑथर जो है किस थीम पे इसको बिल्ड कर रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, ओवरऑल उस स्टोरी से क्या मैसेज निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन. क्लोज रीडिंग इन्वॉल्व्स ए nuanced understanding of characters, examining their traits, motives, conflicts, and development throughout the narrative.
क्लोज रीडिंग करते टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कैरेक्टर्स हैं उसमें और उसके क्या ट्रेड्स हैं, क्या मोटिवेशंस हैं, क्या उसका ओवरऑल जो है नैरेटिव है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन। कंसिडर द हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेक्स्ट वाज रिटन। अंडरस्टैंडिंग द बैकड्रॉप कैन इल्यूमिनेट मीनिंग्स दैट माइट बी ऑब्सकर्ड विदाउट दिस नॉलेज। देखो कई बार ऐसा होता है जो ऑथर्स होते हैं ना, वो हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी लिख रहे होते हैं चीज़ें, बट अगर व्यक्ति क्लोज रीडिंग में ढंग से इन चीज़ों को नहीं दिखेगा तो फिर वो नहीं समझ पाएगा इन चीज़ों को। इसीलिए क्लोज रीडिंग में कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ऑथर का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। आइदर वो हिस्टोरिकल हो सकता है, कल्चरल या फिर सोशल हो सकता है। तो ऑथर के बैकग्राउंड को भी समझना जरूरी है एंड फिर उस टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे फीचर जो अभी मैंने आपको गिनवा दिए, ये की कंपोनेंट है क्लोज रीडिंग के। क्लोज रीडिंग करने के ये बेनिफिट्स हैं और ऐसे क्लोज रीडिंग करते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखेंगे कि स्टेप्स इन क्लोज रीडिंग, तो क्लोज रीडिंग करने का क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला इनिशियल रीडिंग होता है, रीड द टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन विदाउट डिलीविंग इनटू एनालिसिस, गेन अ सेंस ऑफ नैरेटिव्स, कैरेक्टर्स एंड बेसिक प्लॉट। तो सबसे पहले क्लोज रीडिंग करने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इनिशियल रीडिंग का होता है। मतलब सीधा सीधा एक बार पढ़ लो टेक्स्ट को, ओवरऑल आइडिया लग जाएगा क्या है नहीं है। दूसरे बार फिर आपको एनोटेशन देखना है। Annotate the text by highlighting important passages, jotting down questions and noting observations. This interactive process engages the reader with the material. तो पहला तो आपको सिंपल एक बार रीड कर लेना जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा क्या है टेक्स्ट। दूसरी बार आपको क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ते टाइम आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पैसेजेस को, कुछ क्वेश्चंस को लिख देना है, ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना है और आपको यहाँ पे समझ में मतलब एनोटेट करना है बेसिकली टेक्स्ट को, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आए या फिर जो भी चीज़ें लगे आपको। थर्ड बार आपको ये देखना है लिटरेरी डिवाइसेस जो भी हैं उसको आपको नोट डाउन करना है कि क्या कोई लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई है या फिर नहीं की गई, इस पे जोर दे के देखना है। इमेजरी, सिम्बोलिज्म, मेटाफर, सिमली, एल्ट्रेशन, जिस टाइप की भी लिटरेरी डिवाइसेस है क्या यूज़ की गई है या फिर नहीं की गई, उनको देखना है। दिस कंट्रीब्यूट टू ऑथर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड थीमेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है आस्क क्वेश्चंस, फॉर्मुलेट क्वेश्चंस अबाउट द टेक्स्ट, व्हाट चॉइसेस डिड ऑथर मेक एंड व्हाई। आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि क्या ऑथर की चॉइसेस रही होंगी, क्यों उसने लिखा, क्या ऐसा था ये वो, मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे जिससे कि आप ओवरऑल मीनिंग समझ पाओ। फिर कंसीडर पर्सपेक्टिव्स, फिर आपको उस टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव को समझना है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के पर्सपेक्टिव से भी, रीडर के पर्सपेक्टिव से भी और जनरल पर्सपेक्टिव से भी। फिर उसके बाद आपको सिंथेसाइज करना है पूरी चीज़ों को और एनालाइज करके एंड तब आप समझ पाओगे कि पूरा आपने क्लोज रीडिंग करके पूरा ऑब्जर्व कर लिया इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम क्लोज रीडिंग करना चाहिए। तो क्लोज रीडिंग का इंपॉर्टेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर क्लोज रीडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उस टेक्स्ट को समझ पाओगे, उसके हर एक डिटेल्स को आप रिवील कर पाओगे, उसकी ओवरऑल मीनिंग को समझ पाओगे। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर किसी टेक्स्ट को आप क्लोज रीडिंग कर रहे हो तो आपके अंदर उस सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप क्रिटिकल थिंकिंग करना मतलब आपके अंदर बहुत इन्हेंस हो जाएगी, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया है ये स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लोज रीडिंग, तो वो आसान तो है नहीं, उसके लिए तो दिमाग चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, तो वो सब आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इनहेंस्ड लिटरेरी अप्रिसिएशन। अगर आप क्लोज रीडिंग करते हो तो आप एक डीपर इंसाइट्स लोगे किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी जो भी ऑथर है उसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के, और आप लिटरेचर को समझ पाओगे और आप उसके लिए इन्हेंस्ड आपका एक अप्रिसिएशन होगा, जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है मीनिंग उसको आप समझ पाओगे एंड एक डीपर एप्रिसिएशन होगा आपको आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सचुअल एविडेंस फॉर आर्गुमेंटेशन। अगर आप क्लोज रीडिंग करते हो तो आपके एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगा किसी भी आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्लोज रीडिंग में आप बहुत अच्छे से चीज़ें जो है देख रहे हो, तो वहाँ पे इससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि एक आप टेक्सचुअल एविडेंस आप जो है आर्गूमेंट करते टाइम आपके पास होगा कि आपने कहाँ पढ़ा है या फिर आपने ऐसे पढ़ा है। नेक्स्ट आप देखते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, तो आप प्लीज़ इसे देखते रहना एंड तक। एंड बिल्कुल ये नोट्स आपको मिलेंगे इसके, अभी मैं याद आया नोट्स जो है वो पेड है। नोट्स मैंने पिछले सेमेस्टर में जो सबसे पहले जब एनईपी स्टार्ट हुआ था तो मैं नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सर्कुलेट किया था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए नोट्स अब पेड हो गए हैं सारे। बट मैंने बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा है। अगर कोई ये बोलता है मुझे मैसेज करके कि मेरे पास
फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर आप फ्री में दे दो, तो देखिए आपके लिए या बहाना दे रहे हो मुझे, बिकॉज अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स में, तो आप इस वीडियो से ही इतना अच्छे से समझ पाओगे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स को, ठीक है। बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आपको उसके लिए स्पेंड करने पड़ेंगे ओनली 51 रुपीज़ आई एम चार्जिंग। बहुत नॉमिनल है, बहुत हद से ज़्यादा नॉमिनल है। मुझे जस्ट क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत, मैं इनफैक्ट बहुत मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ जो मार्केट रेट है आज का, लेकिन मैं बिजनेस करना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट क्योंकि मैं उतना मेहनत करता हूँ तो बस एक नॉमिनल ले रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा अप्रिशिएशन मुझे भी मिल पाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल पाए। डेट्स आई एम चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज़, और आप इसको नोट्स को ले सकते हो। एंड उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा पेमेंट करके। पेमेंट की यूपीआई आईडी और इंस्टाग्राम का मेरा आईडी, सब चीज़ें जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी इस वीडियो को अच्छे से देखना, यहाँ से बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अब एनालिसिस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ लिटरेरी स्टडी, ऑफरिंग रीडर्स द टूल टू डिसेक्ट ए टेक्स्ट, अनकवर इट्स लेयर्स ऑफ मीनिंग एंड अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। किसी चीज़ का एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना, ये बहुत बैकबोन है लिटरेचर में, बहुत बड़ा बैकबोन है। किसी चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हो और उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी स्किल है एंड बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है लिटरेचर में, जहाँ पे रीडर्स जो है टेक्स्ट के जो भी सिग्निफिकेंस है उसको अनकवर करते हैं, उसकी मीनिंग को एंड अप्रिशिएट करते हैं स्टोरी टेलिंग को। द थ्रू दिस प्रोसेसेस लिटरेचर बिकम्स ए डायनामिक एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है लिटरेचर जो है बहुत डायनामिक बन जाता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है रीडर्स को और डीपली इंगेज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस के बारे में और इंटरप्रिटेशन के बारे में, दोनों के बारे में समझेंगे। Analysis in literature involves breaking down a text into its constituent parts to understand how those parts contribute to the whole. It explores the structure, language, themes and literary devices employed by the author. एनालिसिस करने का मतलब किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे पार्ट को समझना और फिर उसको पार्ट को कंट्रीब्यूट करके एज अ होल उसको समझना कि क्या ये टेक्स्ट बोलना चाह रहा है। इसमें उसके स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, थीम और लिटरेरी डिवाइसेस को भी हम देखते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन गोज बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग ऑफ टेक्स्ट टू अनकवर द अंडरलाइंग सिग्निफिकेंस। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रीनिंग द ऑथर्स इंटेंट, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कंसिडरिंग द कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि इंटरप्रिटेशन जो होता है वो टेक्सचुअल मीनिंग से अलग हटके वो सिग्निफिकेंस को बताता है, वो ऑथर्स के इंटेंट को बताता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बताता है और क्या कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा होगा उस टेक्स्ट को लिखने के पीछे, उसका रीजन बताता है। उसको हम लोग इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस में सबसे पहले आप क्लोज एग्जामिनेशन करते हो जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो प्लॉट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है इस टेक्स्ट में, क्या ऑथर्स का इंटेंशन है, ओवरऑल मीनिंग क्या है वो आप समझना चाहते हो। फिर आप उसके लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हो कि क्या कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है या फिर नहीं, जैसे कि मेटाफर, सिम्बली, इमेजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और इस डिवाइसेस से आप समझ पाते हो कि क्या जो ऑथर रिवील करना चाह रहा है, क्या ऑथर की आर्टिस्टिक चॉइसेस क्या हैं। इससे पता चल जाता है, बिकॉज किस टाइप की डिवाइसेस जो है ऑथर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे ऑथर्स के आर्टिस्टिक नेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देखोगे, फिर आप कि किस स्ट्रक्चर में इस टेक्स्ट को लिखा गया है, क्या टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं, क्या इम्पैक्टफुल है या नहीं है, इन सब चीज़ों को समझोगे आप। और फिर कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, तो फिर आप इन सब चीज़ों को समझ करके उसके हिस्टोरिकल, कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऑथर्स की मोटिवेशन और उसके इन्फ्लुएंस को भी समझने की कोशिश करोगे। तो इस टाइप से आप पूरा पूरा एनालिसिस कर पाओगे। अब आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स डिराइविंग सब्जेक्टिव मीनिंग फ्रॉम द एनालाइज्ड कंटेंट। जो भी आपने एनालाइज किया है उसको आपको सब्जेक्टिव अपने तरीके से सोचना होगा, ठीक है। इट गोज बियॉन्ड द लिटरल एंड एक्सप्लोर्स इमोशनल, सिम्बॉलिक और थीमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। ये अब लिटरल और चीज़ों से हट करके, क्योंकि सब्जेक्टिव हो जाता है, आपको इमोशंस पे काम, आपको इमोशंस के थ्रू समझना पड़ेगा, आपके अपने जो पर्सपेक्टिव है उसके थ्रू सोचना पड़ेगा, उसके थ्रू समझोगे आप, इंटरप्रेट करोगे आप खुद के तरीके से कि क्या है ये नहीं है। फिर रीडर्स पर्सपेक्टिव से आप उसको देखोगे, ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करोगे। फिर उसके थीम्स और मैसेज को आइडेंटिफाई करोगे और समझने की कोशिश करोगे। फिर ऑथर के इंटेंशन को समझने की कोशिश करोगे कि ऑथर की क्या इंटेंशन रही होगी इस चीज़ को फॉलो, मतलब इस चीज़ को टेक्स्ट के लिखने के टाइम पे।
तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा, किसी चीज़ का आप डीपर अंडरस्टैंडिंग ले पाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग आप कर पाओगे, ठीक है। आर्टिस्ट को आप अप्रिशिएट कर पाओगे, उसके बारे में आप समझ पाओगे कि क्या क्या वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो उसके आर्टिस्टिक नेचर को आप एक्सप्रेस अप्रिशिएट कर पाओगे। कल्चरल और हिस्टोरिकल अवेयरनेस आपके अंदर होगी, बिकॉज किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखी गई है, किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई होगी, तो उसका अवेयरनेस भी आपको मिलेगा। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। अब न्यू टॉपिक आपका है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग आर द indispensable steps in refining content, written content. Together they ensure that document is not only free from errors but also effectively communicates its intended message with clarity, precision and professionalism. प्रूफ रीडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एडिटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है पूरे टेक्स्ट में आप ये इंश्योर करता है कि एरर फ्री हो, और प्लस जिस तरह से ये मैसेज कन्वे होना चाह रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करता है। ये incorporating these practices into the writing process enhance the overall quality of the written word, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ रीडिंग को समझते हैं। प्रूफ रीडिंग का डेफिनेशन है, प्रूफ रीडिंग इज द मेटिकुलस रिव्यू ऑफ ए रिटन डॉक्यूमेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर इन स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेटिंग। मतलब ओवरऑल जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है उसको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एडिटिंग प्रोसेस, फोकसिंग ऑन ए सरफेस लेवल इशू टू इंश्योर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस। और ये फाइनल लेवल होता है कि प्रूफ रीडिंग करना कि किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है। इसमें की एस्पेक्ट्स क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना, पंक्चुएशन सही है या नहीं है, कैपिटलाइजेशन सही है नहीं है, फॉर्मेटिंग सही है नहीं है, नंबर्स एंड सिम्बल्स सही तरीके से यूज हुए हैं या नहीं हुए, एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स यूज हुए हैं या नहीं हुए, इन सब चीज़ों को देखना। कंसिस्टेंसी है या नहीं लैंग्वेज में, ऐसा तो नहीं कि एक बार अलग लैंग्वेज दूसरा अलग, बिल्कुल अलग, इंग्लिश और ब्रिटिश तो मतलब मिक्स तो नहीं है ना, तो कंसिस्टेंसी है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को। अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ बट अब ये टेक्स्ट पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे कि नंबर एंड सिंबल में लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्फर्म द एक्यूरेसी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ सिम्बल्स एंड मैथमेटिकल नोटेशन। अब ये पढ़ पढ़ के फिर समझाऊंगा तो और ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। जो मुझे पहले से ही मुझे ये चीज़ें मैंने पता है, तो मैं आपको सीधा इस इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ने के बजाय आपको सिर्फ इन चीज़ों को अपने तरीके से समझा रहा हूँ। आप नोट्स में इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो और रट सकते हो लिखने के लिए एग्जामिनेशन में। बाकी ये समझने में भी आसान है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा, नहीं तो और ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप भी देखना नहीं चाहोगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, फॉर्मेटिंग, नंबर एंड सिम्बल्स, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इसको गलत हो तो करेक्ट किया जाता है प्रूफ रीडिंग के टाइम पे, ठीक है। अब आता है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है? एडिटिंग इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ए रिटन पीस, addressing not only surface level error but also focusing on overall structure, coherence and clarity of the content. It includes the revising of content, style and organization. तो प्रूफ रीडिंग के बाद एडिटिंग होती है, जिसमें और अच्छे तरीके से रिटन पीस को रिव्यू किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो एरर ही नहीं जबकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी दिखाया जाता है, उसको भी सही किया जाता है। क्या टोन है, क्या कंटेंट की क्लैरिटी है या नहीं है, स्टाइल क्या है कंटेंट का, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं एडिटिंग में, ठीक है। तो वही चीज़ें, कंटेंट एंड क्लैरिटी, ओवरऑल कंटेंट लॉजिकली प्रेजेंटेड है या नहीं है, एविडेंस एग्जांपल्स हैं या नहीं है, स्ट्रक्चर सही है नहीं है, सही है, पैराग्राफ्स स्मूथ ट्रांजिशंस हैं या नहीं, ये सब देखा जाता है। कंसिस्टेंट टोन है या नहीं है, ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे हो गया टोन। सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में है या नहीं है, सिंटेक्स पंक्चुएशन सब सही है या नहीं, वर्ड चॉइसेस सही है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, कोई भी ओवर यूज वर्ड्स तो नहीं है ना ज़्यादा, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ग्रामर और सिंटेक्स ये सब दिखाया जाता है। तो ये सारे कंटिन्यू करते हैं आपके एडिटिंग वाले प्रोसेस में। ऑडियंस कंसिडरेशंस, कंसिडर द इंटेंडेड ऑडियंस एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग, एडिटर्स में एडजस्ट द टोन, लैंग्वेज। और ऑडियंस का कंसिडरेशन भी दिखाया जाता है कि कैसे ऑडियंस जो है इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी टोन और लैंग्वेज को मतलब चेंज किया जाता है, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं किसी ओल्ड एज ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ अपने रिटन कंटेंट को, तो उसके हिसाब से मैं उसके टेक्स्ट को रखूँगा, उसके वर्ड चॉइसेस अलग होंगी। अगर किसी चिल्ड्रन के लिए या फिर एडल्ट के लिए है तो उसके लिए अलग वर्ड चॉइसेस होंगी, अलग तरीके से हम, तो ये सब चीज़ें हम एडिटिंग में देखते हैं। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो इसकी क्या जरूरत है? तो भाई सबसे बड़ी बात प्रोफेशनलिज्म आता है टेक्स्ट में। एक एरर फ्री टेक्स्ट किसको नहीं पसंद है? एक प्रोफेशनलिज्म आएगा टेक्स्ट में, एरर फ्री टेक्स्ट होगा, ज़्यादा क्रेडिबल होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे लोग। क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी, प्रॉपर लोग सही तरीके से समझ पाएंगे उसको। इनहेंस्ड रीडेबिलिटी होगी, वेल एडिटेड कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करेंगे रीड करना और उसमें इंगेज करेंगे और समझ पाएंगे।
रीडर्स के अटेंशन को कैप्चर करेंगे और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज इससे कि क्वालिटी भी काफ़ी ओवरऑल इंप्रूव होगा टेक्स्ट का। तो डेट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। प्री राइटिंग, पोस्ट राइटिंग और फाइनल ड्राफ्ट। तो सबसे पहले प्री राइटिंग होता है, तो मैंने वो बता ही दिया था, बट उसको और डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे कि लिखने में सबसे पहले प्री राइटिंग होता है। और प्री राइटिंग में सबसे पहले आपका होता है आइडिया जनरेट करना। आपको सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हो। फ्री राइटिंग करना पड़ेगा। फ्री राइटिंग मतलब होता है कुछ भी मतलब लिख देना, मतलब कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है उसको लिख देना। फिर माइंड मैपिंग करना पड़ेगा, मतलब उसको फिर समझना पड़ेगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके, बहुत सारी क्रिएटिविटी लगा करके पहले आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, आइडिया जनरेट करना है। आइडिया जनरेट करने के बाद आपको रिसर्च करके उस आइडिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अगर वो टॉपिक किसी इंफॉर्मेटिव वर्क लिए तो और ज़्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर एंड प्लॉट डेवलपमेंट। अब ये सब रिसर्च कर लिए तो आपको कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर बनाना मैंने सिखा ही दिया है कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद कैरेक्टर्स को यूनिक ट्रेट्स देने पड़ेंगे, उनकी बैकग्राउंड्स क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, क्या उनकी फिजिकल और पर्सनैलिटीज़ हैं, क्या उनका लॉजिकल और चीज़ें हैं, सब देखना पड़ेगा आपको। और प्लॉट बनाना पड़ेगा। फिर आपको टोन सेट करना पड़ेगा कि किस टोन में आप लिखना चाहते हो, क्या आपका मूड है, क्या इमोशनल एटमॉस्फेयर आप बनाना चाहते हो रीडर्स के माइंड में, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आपको फिर एक गोल स्टैब्लिश करना होगा कि इस टेक्स्ट को लिखने के पीछे का क्या मकसद है, क्या लोगों को एंटरटेन करना है या फिर लोगों को गाइड करना है, या फिर क्या मकसद हो सकता है। ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। इतना चीज़ करने के बाद आप आएगा राइटिंग स्टेज, जिसमें आपको सबसे पहले आपको पहला ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप पूरा लिखोगे अच्छे तरीके से। कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्शन की, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लिखोगे जो भी आपने सोचा, रिसर्च किया, समझा, उन सबको आपको लिख देना है बस। अपने क्रिएटिविटी को ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे और लिख देना है। लिखने के बाद फिर आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद वहाँ पे आप चेक करोगे क्या दिक्कतें नहीं हैं। फिर वहाँ पे आप डायलॉग और डिस्क्रिप्शंस को ऐड करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप डोंट टेल इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्टेटिंग इन्फॉर्मेशन, सो इट थ्रू एक्शंस डायलॉग। आपको इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सीधा स्टेटमेंट में नहीं डालना है, उसको एक्शंस और डायलॉग्स के थ्रू आपको प्रेजेंट करना है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है खुद समझ जाए ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस उससे इंगेज करेंगे। अब मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करूँ कोई चीज़, या फिर किसी कहानी के थ्रू या फिर अपने एक्शंस के थ्रू बताऊँ, तो वो ज़्यादा आप प्रेफर करोगे। अगर वही तो बात होती है, जैसे कि वीडियो देखना काफ़ी पसंद होता है, अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो हो सके आपको उतना मज़ा ना आए, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो, मेरा सुन रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इन्हेंस होगा। वही वीडियो अगर मैं, और इसको अगर मैं एनिमेशन के थ्रू बना देता इस वीडियो को, अगर एक एनिमेटर को हायर करके जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो और अच्छे तरीके से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बना के पढ़ाता, या फिर एनिमेशन डाल करके, या फिर कुछ और वीडियो एडिटिंग में इन्हेंसमेंट करके, तो और ज़्यादा वो कंपेलिंग होता। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखने की ट्राई कर सकते हैं यूनिक तरीके से। तो ये तो आपका राइटिंग वाला हो गया। अब ये सब चीज़ करने के बाद पोस्ट राइटिंग और फाइनल ड्राफ्ट होता है, जिसमें प्रूफ रीडिंग होता है। जो भी चीज़ें होती हैं, अभी प्रूफ रीडिंग पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, उसको आप अप्लाई करोगे, ग्रामर वगैरह सब देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, स्ट्रक्चर वगैरह पूरा देखोगे। फिर पीयर रिव्यू करवाओगे, आपके आसपास के जो दोस्त हैं या फिर मेंटर्स हैं उससे आप उसके रिव्यू लोगे कि क्या है सही या नहीं, कुछ जो भी सजेशंस होंगे उनको लेके इम्प्रूवमेंट करोगे। फिर आप फाइनली एक बार लैंग्वेज को रिफाइन करोगे, चेक करोगे कि लैंग्वेज में क्लैरिटी है या नहीं है, सही है या नहीं। और उन चीज़ों को देखने के बाद फिर फाइनल रिवीजन करोगे, और फिर आप जहाँ पे उसे पब्लिश करना है फिर शेयर करना है फिर करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें पोएट्री, फिक्शन है, और नॉन फिक्शन में नाइफ नैरेटिव्स है, और फिर ड्रामा भी है एक। तो पोएट्री क्या होता है? पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय heightened use of language, rhythm, and often focus on emotional expression. It often employs various poetic devices such as rhyme, meter, and symbolism. पोएट्री सबको पता है क्रिएटिव राइटिंग का एक फॉर्म है, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, और इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादातर। इसमें कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ होता है, राइमिंग का यूज़ होता है, ठीक है। ये सारे हो गए की कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गए क्या इसके? पोएट यूजेस विविड एंड इवोकेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या होता है? पोएट्री कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग सोनेट्स, फ्री वर्स, हैकूस एंड मोर, ठीक है। इमोशनल इंटेंसिटी क्या होता है? ऑफन एक्सप्लोर्स एंड कन्वेज डीप इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री है। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन क्या है? इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग होता है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, प्लॉट होती हैं, और इसमें फैंटेसी, साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, रोमांस जैसी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। फिक्शन का हिंदी है मोटे तौर पे कहानी, इमेजिनेटिव कहानी, ठीक है, समझ गए, जिसमें आपको कैरेक्टर मिलेंगे और बहुत सारे प्लॉट्स मिलेंगे, सेटिंग्स मिलेंगे, सिनेरियो मिलेंगे। और ये फिक्शन जो होता है फैंटेसी पे हो सकता है, साइंस फिक्शन पे हो सकता है, मिस्ट्री पे हो सकता है, या फिर रोमांस पे हो सकता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसके फिक्शंस के? कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बिलीवेबल एंड डायनामिक कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड कन्फ्लिक्ट, वर्ड बिल्डिंग, ये सब इसके मेन की पॉइंट्स हैं फिक्शन के। एग्जाम्पल, टू किल ए मॉकिंग बर्ड बाई हार्पर ली। नेक्स्ट आपका है नॉन फिक्शन, जो कि लाइफ नैरेटिव्स होती है, मतलब नॉन फिक्शन होती है, कहानी नहीं होती है, ओरिजिनलिटी होती है। नॉन फिक्शन क्रिएटिव राइटिंग इन्वॉल्व्स द नरेशन ऑफ रियल इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन। किसी भी सच्ची घटना पर आधारित अगर कुछ भी लिख रहे हो आप तो वो नॉन फिक्शन में आता है। किसी के लाइफ पे आप लिख रहे हो या फिर उसकी मेमोरीज या फिर कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हो तो ये सब आ जाएगा लाइफ नैरेटिव में, नॉन फिक्शन में आएगा। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ट्रूथफुल नरेशन, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं रियल इवेंट पे होती है तो सच्चाई आप बताते हो। रिफ्लेक्शन ऑफन इंक्लूड्स ऑथर्स रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट्स ऑन इवेंट्स नरेटेड। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे आपको जो भी इवेंट हुई होती है फिर जिस भी चीज़ पे आप लिख रहे होते हैं वो आप रिफ्लेक्ट कराते हो, उस चीज़ का सिग्निफिकेंस बताते हो और पर्सनल पर्सपेक्टिव इसमें आप ऐड करते हो। ठीक है, तो ये सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और एग्जाम्पल इसका हो गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक, ये एक लाइफ नैरेटिव था, नॉन फिक्शन। अब आता है ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा इज ए क्रिएटिव राइटिंग इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस इनकम्पासिंग प्लेज, स्क्रिप्ट्स एंड मतलब थिएट्रिकल वर्क्स होता है। इट इन्वॉल्व्स डायलॉग, स्टेज डायरेक्शन एंड फोकस कन्वेइंग स्टोरी थ्रू एक्शन एंड परफॉर्मेंस। मतलब किसी भी स्टोरी को एक्शन या फिर परफॉर्मेंस के थ्रू हम लोग दर्शाते हैं, उसको ड्रामा बोलते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस होता है, प्ले होता है, स्क्रिप्ट होता है। इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स डायलॉग ही होता है। ड्रामा का की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डायलॉग होता है। आपने ड्रामा देखा ही होगा, ड्यू में आप आगे हो तो ड्रामा तो बिल्कुल देखा होगा आपने। हर कॉलेज में ड्रामा की सोसाइटी होती है और वहाँ पे ड्रामा तो देखा ही होगा। तो वहाँ पे मेन चीज़ें क्या होती हैं? डायलॉग्स ही होती हैं, प्राइमरी इसका की कैरेक्टरिस्टिक। फिर स्टेज का डायरेक्शन होता है, मतलब कैसे लोग प्ले कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस क्या है उनकी, ये सब चीज़ें होती हैं। और किसी भी कन्फ्लिक्ट और उसका रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा ड्रामा तो रोमियो एंड जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर था, आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा सॉरी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट आपका लास्ट ही टॉपिक है, ये है क्रिएटिव राइटिंग एंड मीडिया, जिसमें फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू और अदर थिंग्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। फिल्म रिव्यू क्या होता है? फिल्म रिव्यू इज ए टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग दैट प्रोवाइड्स एन एनालिसिस ऑफ क्रिटिक ऑफ फिल्म। किसी भी फिल्म का रिव्यू, उसका क्रिटिक्स, उसका एनालिसिस, उसको फिल्म रिव्यू बोलते हैं, जिसमें पर्सनल ओपिनियन भी होता है, फिल्म के कंपोनेंट, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, कोरियोग्राफी, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है और फिर उसको रिकमेंड करते हैं या फिर नहीं ऑडियंस। ठीक है, तो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि फिल्म के समरी को बनाना, उसके कॉन्टेक्स्ट को बताना ब्रीफली, उसके बाद उसको फिल्म को एनालिसिस करके उसकी क्रिटिक्स को दिखाना, बताना, परफॉर्मेंस कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, स्क्रीन प्ले कैसा है, सिनेमाटोग्राफी कैसा है, ये सब बताना। फिर पर्सनल रिस्पॉन्स देना उसके रिगार्डिंग कि हाँ पर्सनल थॉट्स क्या है उस फिल्म के रिगार्डिंग, और फिर रिकमेंड करना कि हाँ आप देखने जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते हो। तो ये हो गया फिल्म रिव्यू। एग्जाम्पल है द रिव्यू ऑफ ए शॉशैंक रिडेम्पशन, पार्सिंग स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, बुक रिव्यू क्या होता है? समझ ही गए, बुक के क्रिटिकल एनालिसिस करना और समरी और ये सब चीज़ें बताना और फिर पर्सनल अपना स्टेटमेंट देना, जिसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स समरी हो गया, ब्रीफली समराइज करना कि बुक किस चीज़ के रिगार्डिंग है, क्या थीम है इसका। फिर इवेल्युएट करना कि ऑथर की क्या स्टाइल है, क्या प्लॉट स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें बताना और फिर अपना पर्सनल ओपिनियन देना कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए फिर नहीं पढ़नी चाहिए। ये होता है बुक रिव्यू में। उसके बाद है आपका अदर राइटिंग्स, जैसे कि बहुत सारे अदर राइटिंग होते हैं, जैसे कि मतलब पर्सनल ऐसे, आर्टिकल, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इंट्रोडक्शंस, एंगेजिंग इंट्रोडक्शन, कैप्चर अटेंशन फ्रॉम द बिगिनिंग, थीमेटिक एक्सप्लोरेशन, डिव इनटू द चूजन टॉपिक, पर्सनल रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल या फिर कंक्लूजन। तो ये सब चीज़ें तो आप समझ रहे हो कि ये अदर राइटिंग्स हैं, जैसे कि वही आर्टिकल हो गया या फिर अपने खुद के ओपिनियंस डालना या फिर पर्सनल एसेस डालना, ये सब चीज़ें भी होती हैं। करंट सोशल इवेंट्स पे चीज़ें डालना, ये सब चीज़ें अदर फॉर्म्स में हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसका की कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि एक इंगेजिंग इंट्रोडक्शन और जिस थीम पे बना रहे हो उसके रिगार्डिंग टॉपिक पे डीप टाइप जाना और पर्सनल ओपिनियन देना और कंक्लूजन देना, ये होता है इसका मेन थीम। और नेक्स्ट आता है आपका सबमिशन। सबमिशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग और क्रिएटिव राइटिंग टू पब्लिशर, लिटरेरी मैगजीन और मीडिया। किसी भी चीज़ जो भी आपने लिखा है, जिस भी टाइप का क्रिएटिव राइटिंग आपने किया है, वो किसी को आप सबमिट कर रहे हो पब्लिश कराने के लिए या फिर कहीं अपलोड कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला की स्टेप होता है कि आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा किस पब्लिशर के पास आप जाना चाहते हो, वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको एक क्रिएटिवली मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा, सबमिशन गाइडलाइंस को समझनी पड़ेगी, कवर लेटर बनाना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा और उनके चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सबमिशन। पब्लिकेशन क्या होता है? पब्लिकेशन इज द स्टेज वेयर क्रिएटिव राइटिंग इज एक्सेप्टेड। अगर आपकी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट हो गई है तो वो पब्लिश मतलब पब्लिक के लिए आ जाएगी, पब्लिकेशन में पब्लिश हो जाएगी और फिर डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो है वो आ जाएंगी। तो इसमें की
स्टेप्स क्या है, एक्सेप्टेंस, अगर आपको वर्क एक्सेप्ट हो गया तो आपको एक मेल आता है। फिर एडिटिंग का, अगर कुछ बोलते हो तो आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट करा सकते हो, या फिर वो ऑनलाइन अवेलेबल कराना चाहते हो तो ऑनलाइन अवेलेबल कराओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर प्रमोशन का टाइम आता है, आपको प्रमोशन करना पड़ता है अपने जो भी वर्क आपने किया है उसको थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। और फाइनली आप ये हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्रिएटिव राइटिंग से का 1 घंटे लग गए इस वीडियो को एक्सप्लेन करने में। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। एंड देखो, बोर तो मत फील होना, बिकॉज अब क्या करोगे भाई, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी समझने के लिए। या फिर आप क्लासेस में पढ़े हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो ये वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एंड 1 घंटे में मैंने ट्राई किया है बहुत कॉन्साइजली, एंड एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है मैंने। पूरा सिलेबस कवर आपका हो गया है, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से पेशेंसली देख लिए तो बिना स्किप किए। तो आप आधा तो मतलब 90% तो समझ जाओगे यहीं पे, फिर दोबारा एक बार रिवाइज करके आप पूरा समझ जाओगे 100%। नोट्स चाहिए तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप देख ही सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना पेमेंट करके, पेमेंट आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। एंड फिर आप नोट्स ले सकते हो, आपके और बेनिफिट के लिए रहेगा। बाकी प्लेलिस्ट मेरा सेक्शन चेक करो, वहाँ पे और भी सेक वैक की वीडियोस मिल जाएंगी। आने वाले फ्यूचर में भी मैं बहुत ज़्यादा अभी अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस। आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट कि मैं जल्दी से जल्दी नोट्स बना पाऊँ और भी सेक वैक के। प्लीज़ इसलिए आप सपोर्ट करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।